टॉपिक पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या है, देखिए जो भी अभी तक हमने पढ़ा, जो हमें बताया था बोहर ने, तो जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो हमें मिला तो उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं बोहर के जो एटॉमिक मॉडल है उसके थ्रू। तो बोहर का एक एजम्पशन था, उन्होंने क्या बताया था कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन, यदि ये जैसे एटम है तो इस एटम में यदि कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से, लोअर होते हैं फिर जैसे जैसे आगे जाते हैं तो ये हायर एनर्जी लेवल बोलते हैं इनको। तो जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ मूव करता है, तो जब ये लोअर से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो ये एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और दूसरा उन्होंने बताया था कि यदि वो अब हायर एनर्जी लेवल में आ गया, अब उसको वापस लोअर एनर्जी लेवल में आना है, हायर से लोअर, तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा। तो इसके ये जो एनर्जी का यहाँ पर गैप आ रहा है कि जब वो एब्जॉर्ब कर रहा है, जैसे यहां से यहां तक गया तो उसने जितनी एब्जॉर्ब किया होगा फिर वो उतनी ही वो क्या करेगा, अपने में से इमिट करेगा। तो पहले तो वो एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो वो उसी एनर्जी को इमिट करेगा। तो यही हमें पढ़ना है कि इसके लिए एक इक्वेशन हम डिराइव कर सकते हैं कि डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्या होगा, कि उसकी जो फाइनल स्टेट में उसकी जो एनर्जी है वो, इसको हम माइनस कर देंगे इससे, जो उसकी इनिशियल स्टेट में जो एनर्जी है उससे, ठीक है। तो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस आर एच डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर। तो ये यदि हम फाइनल के लिए रखते हैं तो ये इसके फुट में एफ आ जाएगा, माइनस आर एच एन का स्क्वायर इनिशियल। अब यदि यहां से हम आर एच को कॉमन निकल लें तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एन फाइनल का स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या हो जाएंगे प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस सामने, प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन इनिशियल का स्क्वायर। अब यहां से यदि हम इस माइनस को अंदर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा आर एच 1 एन फाइनल का स्क्वायर एन इनिशियल का स्क्वायर, यदि हमने इसको सामने ले आया तो माइनस 1 डिवाइडेड बाय एन फाइनल का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूले में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू, ये जो फाइनल है इसको 2 बोल सकते हैं, इसको 1 बोल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एन 2 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एन 1 का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यदि हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो हम फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू एच न्यू। तो यदि हमें न्यू निकालना है तो, और यहाँ पर हम एनर्जी डिफरेंस वाली ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा E डिवाइडेड बाय एच इज इक्वल्स टू न्यू। तो यदि हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो फ्रीक्वेंसी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यदि हम उसको डिवाइड कर दें किससे, जो प्लांक कांस्टेंट है उससे, तो ये हो जाएगा डेल्टा ई डिवाइडेड बाय एच इज इक्वल्स टू न्यू। तो डेल्टा ई की जो वैल्यू है आर एच 1 डिवाइडेड बाय एन इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एन फाइनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ये एच आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूले में यदि हम इस आर एच की वैल्यू रखें तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू 2 इस लास्ट वीडियो में हमने इसकी वैल्यू पढ़ा था कि आर एच की वैल्यू कितनी होती है, 2.18 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18 जूल, ये इसकी वैल्यू होती है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एन 2 का स्क्वायर माइनस 1 एन 1 का स्क्वायर। तो बस यही वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, आर एच के प्लेस पर 2.18 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18 एन 1 का स्क्वायर माइनस एन 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, प्लांक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.626 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34
जूल, ये इसकी वैल्यू होती है यहाँ पर, ये जूल। अब डेल्टा ई जो आएगा हमारा वो होगा 3.29 इंटू 10 टू द पावर -15, 10 टू द पावर 15, 1n1 का स्क्वायर माइनस 1n2 का स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये डेल्टा सॉरी यहाँ पर हम न्यू निकाल रहे थे, तो ये न्यू की वैल्यू हो जाएगी। मतलब फ्रीक्वेंसी आप इस फॉर्मूले से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो फॉर्मूला होगा, देखिए यहाँ पर जूल सेकेंड होती है, तो यहाँ पर सेकेंड इनवर्स या फिर इसको हम बोलते हैं हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी है ना, वो हर्ट्ज में आ जाएगी। इसके बाद यदि हमें कैलकुलेट करनी है, यदि हमें न्यू बार कैलकुलेट करनी है, या हम इसको बोलते हैं वेव नंबर, यदि हमें कैलकुलेट करनी है तो वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है 1/लैम्डा। अब ये 1/लैम्डा कहाँ से आएगा, एक फॉर्मूला होता है C = लैम्डा इंटू न्यू। तो यदि हम यहाँ पर 1/लैम्डा करें तो ये क्या हो जाएगा न्यू बाय C। तो यदि हमें न्यू बार को यदि हम न्यू बाय C कर दें तो इससे हमारा न्यू बार वेव नंबर कैलकुलेट हो जाएगा। तो न्यू की वैल्यू क्या है 3.29 इंटू 10 टू द पावर 15, 1n1 का स्क्वायर माइनस 1n2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय C। 3 C की वैल्यू कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 1.09677, 1n1 का स्क्वायर माइनस 1n2 का स्क्वायर मीटर इनवर्स, ये इसमें हो जाएगा न्यू बार। तो ये न्यू हमने यहाँ से 3 फॉर्मूले कैलकुलेट कर दिए। एक तो ये फॉर्मूला की यदि हमें एनर्जी डिफरेंस निकालना है तो वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यदि हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि हमें वेव नंबर कैलकुलेट करनी है तो हम इस नंबर से कर सकते हैं। जबकि हमें दिया हो n1 एंड n2 दिया हो, मतलब कि वो किस प्रिंसिपल नंबर से किस प्रिंसिपल नंबर में जंप कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन 2 से 5 में जा रहा है या 3 से 2 पर आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम ये फॉर्मूले लगाकर हम वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी डिफरेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें एक खास बात ये है कि इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यदि स्पेक्ट्रम किसका है, यदि एनर्जी जब एब्जॉर्ब हो रही है तब हमें जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है उसमें जो एन फाइनल होगा वो बड़ा होगा किससे, एन इनिशियल से। कैसे, देखिए जैसे ये मैंने बनाया एटम। अब इस एटम में ये इलेक्ट्रॉन था पहले फर्स्ट शेल में, ये गया थर्ड शेल में, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, ये गया थर्ड वाली शेल में। तो ये है इसका इनिशियल और ये है इसका फाइनल, मतलब थर्ड है इसका फाइनल, एन इनिशियल इसका कितना है 1 और एन फाइनल इसका कितना है 3। तो इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमेशा क्या होगा, एन फाइनल जो होगा वो बड़ा होगा किससे, एन इनिशियल से। और इस केस में एनर्जी जो आएगी आपकी वो आएगी पॉजिटिव, जो भी आपका आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। In case of initial spectrum, जो एन इनिशियल होगा वो बड़ा होगा एन फाइनल से, और एनर्जी जो होगी वो नेगेटिव होगी, क्योंकि वो अपने में से एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। और जब कोई भी सिस्टम इलेक्ट्रॉन या अपने में से एनर्जी को इमिट करता है तो एनर्जी का लॉस होता है, इसलिए एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव, और एनर्जी रिलीज होगी इस केस में। देखिए जैसे अभी ये यहां पर है थर्ड नंबर की शेल में, अभी इसको आना है फर्स्ट नंबर की शेल में, तो ये जब अपने में से एनर्जी को रिलीज करेगा तभी तो इनिशियल स्पेक्ट्रम बनेगा। तो जब ये एन थर्ड से एन फर्स्ट में आएगा, मतलब कि अभी ये यहाँ है तो ये इसका इनिशियल है,
तो इसका n1 कितना हो गया, या n इनिशियल कितना हो गया इसका 3, और n फाइनल इसको कहाँ पहुंचना है 1 पे, तो इसका n फाइनल कितना है 1। जहां से शुरू करते हैं वो इनिशियल होता है ना, तो अभी ये यहाँ पर है तो इसका n इनिशियल क्या हो गया 3 और n फाइनल 1। तो देखिए इनिशियल बड़ा है और फाइनल छोटा है, तो इस केस में इनिशियल स्पेक्ट्रम में क्या होता है n इनिशियल बड़ा होगा और n फाइनल छोटा होगा, और इस केस में एनर्जी नेगेटिव होगी, एनर्जी रिलीज होगी। आप ये जो बोहर का मॉडल दिया गया था इसमें क्या है, यदि हमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसमें यदि सिंगल हाइड्रोजन एटम है तब तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में जैसा स्पेक्ट्रम पढ़ा था वैसा स्पेक्ट्रम हमको मिलेगा। लेकिन यदि एक से ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं तो उस कंडीशन में हमें और ज्यादा स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगी, क्योंकि जो पहला हाइड्रोजन का एटम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो हमको ट्रांजिशन देगा, फिर दूसरे हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी ट्रांजिशन देगा उसी में, तो हमको जो मिलता है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिलता है। दूसरी बात इसमें ये है कि इन केस ऑफ ब्राइटनेस, यदि हम ब्राइटनेस के केस में देखें तो हमें जो स्पेक्ट्रल लाइन की ब्राइटनेस मिलती है, हमने पढ़ा था ना दोनों स्पेक्ट्रम्स में देखे थे कि हमें ब्राइट लाइंस मिलती हैं, तो जो स्पेक्ट्रल लाइन की जो ब्राइटनेस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं इंटेंसिटी। तो स्पेक्ट्रल लाइन की जो इंटेंसिटी होती है या जो ब्राइटनेस होती है वो डिपेंड करती है कि उसने किस एनर्जी के फोटोन को कितने फोटोन को एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, एनर्जी तो सेम ही होती है उसकी, जो हमने पढ़ लिया है, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है वो तो हमने पढ़ लिया, पर उसी एनर्जी के वो कितने फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे यदि वो 4 फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी जगह यदि वो 6 फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जिस स्पेक्ट्रल लाइन में 6 फोटोन एब्जॉर्ब हुए हैं उसकी इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी। मतलब ब्राइटनेस ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो है और इंटेंसिटी of spectral line directly proportional to number of photon absorb or imitate ये था। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल।